हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप और अपने जीवन को किस तरीके से ड्राइव करके चल रहे हैं। दोस्तों, जीवन में कभी भी नेगेटिव नहीं होना, क्योंकि जब हम नेगेटिव होते हैं ना तो हमारे सोचने की शक्ति क्या है, कम हो जाती है और हम नेगेटिव ही सोचते रहते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव सोचें, जितनी भी परिस्थितियों से घिरे हों, चाहे जो समस्याएं हों। आपको लगता है कि मैम ऐसे ही बोले जा रही हैं, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं होता। ये प्रैक्टिकल ही होता है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं ना, हमारी लाइफ भी फिर वैसे ही ड्राइव होती है। उसी तरीके से हमारे चारों ओर क्या होता है, कंडीशंस निर्मित होती हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम्स हो, उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करें। परेशान होने से अच्छा है कि आप उसके सॉल्यूशन को ढूंढें कि किस तरीके से हम इस परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं, किस तरीके से हम इस कार्य को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम इकोनॉमी के नेक्स्ट लेक्चर को लेकर आपके सामने आए हैं, जिसमें हम अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के बारे में जानेंगे, विभिन्न प्रकारों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ये तो हम नॉर्मली रूप से हमेशा से पढ़ते आए, लेकिन जब हमने देखा कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्वरूप बदल रहे हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था में चेंज आ रहे हैं, मनुष्य की प्रवृत्तियाँ बदल रही हैं, तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों में क्या होने लगा, उसके अध्ययन के क्षेत्रों में विविधता आने लगी। तो आज हम अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, उनके क्या क्या फैक्टर होते हैं, उनमें किन चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाता है, किन चीज़ों की उनमें स्टडी की जाती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के बारे में। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक सेक्टर जो होता है, जिसे हम प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्र बोल देते हैं, इसको कभी कभी कृषि क्षेत्र भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर एलाइड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको शामिल किया जाता है। जब आर्थिक क्रियाओं में मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल से उत्पादन करते हैं, तो जितने भी हमको नेचुरल रिसोर्सेज प्राप्त होते हैं, उनका यूज जब हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में करते हैं, तो उन जो भी तो वो सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम क्या करते हैं, प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं। जैसे कि हम एग्रीकल्चर करते हैं, चाहे वो खाद्यान्न फसलें हों, चाहे वो तिलहनी फसलें हों, या फिर वो नकदी फसलें। जब उनको उगाते हैं तो क्या एक नेचुरली प्रोसेस से उनको उगाया जाता है, नेचुरल प्रोसेस से उनकी सारी गतिविधियाँ की जाती हैं। इसलिए हम इसको प्राथमिक क्षेत्र में या प्राथमिक सेक्टर में क्या करते हैं, शामिल करते हैं। जैसे कि कृषि हो गया, कृषि से संबंधित अन्य गतिविधियाँ हो गई। कृषि से संबंधित अन्य गतिविधियाँ जैसे कि माइनिंग हो गई, कोल आयरन के जो खनन किया जाता है, ठीक है, फिशिंग हो गई, मत्स्य उत्पादन हो गया, फॉरेस्ट्री हो गई, जो वनीकरण होता है, जो हम वन्य संबंधी उत्पाद जिनमें उगाते हैं, तो फॉरेस्ट्री को क्या है, प्राथमिक सेक्टर यानी प्राइमरी सेक्टर में शामिल किया जाता है। मिनरल्स हो गए, माइनिंग हो गई, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, इन सारी गतिविधियों को प्राथमिक सेक्टर में क्या करते हैं, शामिल करते हैं। तो आपको समझ में आया कि अर्थव्यवस्था का जो प्राइमरी सेक्टर होता है उसमें नेचुरल रिसोर्सेज से संबंधित इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को शामिल किया जाता है, जिसमें हमारा फिशिंग, फॉरेस्ट्री, मिनरल एक्सट्रैक्शन, माइनिंग और एग्रीकल्चर को शामिल किया जाता है। शब्द जब ये आ जाता है कि कृषि और कृषि से संबंधित गतिविधियाँ या कृषि सहायक गतिविधियाँ, तो कृषि सहायक गतिविधियों में हम मत्स्य पालन को, वनीकरण को, खनन और जो खनिज उत्पादन है उनको क्या करते हैं, शामिल करते हैं। ओके, क्लियर हुआ आपको। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या कहते हैं, जितने भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनसे संबंधित आर्थिक गतिविधियों को, आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है। अब हम द्वितीय सेक्टर के बारे में जानेंगे। अर्थव्यवस्था का जो द्वितीय सेक्टर होता है वो प्राइमरी से जो सेक्टर से हमको जो उत्पाद मिले हैं उन पर निर्धारित होता है, उन पर डिपेंड होता है। तो जब प्राकृतिक उत्पादों को जो हमें प्राइमरी सेक्टर से मिले थे, विनिर्माण प्रणाली के द्वारा यानी मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा हम अन्य रूपों में जैसे बदल देते हैं, तो उसे हम सेकेंडरी सेक्टर में रखते हैं। मान लीजिए हमने प्राइमरी सेक्टर में क्या था, हम एग्रीकल्चर कर रहे थे, हमने क्या किया, गेहूं का उत्पादन किया। तो गेहूं के उत्पादन के बाद इस गेहूं को जो हम फिल्टर करके उसके दानों को जब लाते हैं, उसका आटा बनाया हमने, ठीक है, उस आटे को क्या किया, बेकरी प्रोडक्ट के रूप में चेंज किया, ब्रेड हो गए, टोस्ट हो गए, बिस्किट हो गए। तो ये क्या हो गया, आपके द्वितीय सेक्टर में आ जाते हैं। समझ में आया आपको। जब हम प्राइमरी सेक्टर से जो हमको प्रोडक्ट प्राप्त होता है, जो हमको उत्पाद प्राप्त होते हैं, उनसे अन्य प्रोडक्ट का बनाते हैं, अन्य प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, तो उनको हम द्वितीय सेक्टर में रख देते हैं। इसे हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोल देते हैं, ठीक है। इसमें कई सारी उत्पादन गतिविधियों को शामिल किया जाता है। इसमें कई सारी यूटिलिटी गतिविधियाँ भी आती हैं, एक्टिविटी आती हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, बिजली, गैस, यानी वाटर हमको कहाँ से मिला, वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। वाटर से हमने क्या बनाई, बिजली बनाई,
ठीक है। हमको जो भी खनिज पेट्रोलियम मिला उससे हमने क्या बनाया, एलपीजी बनाया। तो ये क्या है, हम नेचुरल रिसोर्सेज से क्या करते हैं, द्वितीय सेक्टर के उत्पादों का निर्माण कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन हो गया, ईंट, सीमेंट, गारा, ये सारी चीज़ों से क्या हम भवन निर्माण कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपके सेकेंडरी सेक्टर में। तो प्राइमरी सेक्टर के जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनसे जो अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं वो द्वितीयक सेक्टर में यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में शामिल किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं तृतीय सेक्टर, जिसको हम सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। ये सर्विस सेक्टर के नाम से ही फेमस है। जैसे जब हम आर्थिक क्रियाओं के द्वारा अमूर्त वस्तुओं को जैसे सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे हॉस्पिटलिटी सेवा हो गई, है ना, तो उनको क्या कहते हैं, टर्शरी सेक्टर में हम शामिल करते हैं। जैसे मैनेजमेंट हो गया, है ना, किसी को एडवाइज देना हो, एडवाइजरी जैसे सलाह हो गई, टेलीफोन सर्विस हो गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई, ये सारी सेवाएं जो आती हैं आपकी तृतीय सेक्टर यानी कि थर्ड सेक्टर में शामिल की जाती हैं। जितनी भी बैंकिंग सेवाएं हैं, कम्युनिकेशन सेवाएं हैं, रेलवे सेवा है ना, और ना रियल एस्टेट की सेवा हैं, आईटी जो क्षेत्र है उससे संबंधित जो सेवाएं हैं, पर्यटन सेवा है, टूरिज्म सेक्टर जो हो गया, ये आपकी सेवाओं में शामिल होता है। आप होटल में खाना खाना जाते हैं तो वो आपको सर्विस प्रोवाइड करा रहा है ना, उसी का तो आप पे करते हैं। तो इन सब चीज़ों को क्या है, सर्विस सेक्टर थर्ड सेक्टर में शामिल किया जाता है। ओके, इसको हम अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र मानते हैं, जिसके द्वारा क्या है, लोगों को यानी आपको और हमको सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। उन सेवाओं के बदले हम क्या करते हैं, उनको पे करते हैं। जैसे बैंकिंग सेवाएं हो गई, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं हो गई, टेलीफोन सेवा हो गई, हम मोबाइल से बात करते हैं एक दूसरे से, है ना, तो ये हमको सर्विस ही तो प्रोवाइड करा रही है। आइडिया, एयरटेल, जियो, ये कंपनी क्या है, हमको सर्विस प्रोवाइड करा रही हैं, उसी के लिए तो हम इनको पे कर रहे हैं। इनको क्या रखते हैं, थर्ड सेक्टर में इनको रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं अर्थव्यवस्था के चौथे क्षेत्र को, जिसमें क्या रहता है, ज्ञान का क्षेत्र रहता है, यानी नॉलेज और सूचना। जो भी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है उसको प्रदान करने वाली सेवाओं को हम क्या रखते हैं, अर्थव्यवस्था के फोर्थ सेक्टर में रखते हैं, जो कि नॉलेज बेस्ड होती हैं और इन्फॉर्मेशन बेस्ड होती हैं। यानी कोई भी व्यक्ति जिसके पास ज्ञान है, सूचना है, उसके आधार पर वो किसी को सेवाएं दे रहा है। जैसे कि मान लीजिए एक ज्योतिषी रहते हैं ना, ज्योतिषी टाइप के रहते हैं, या कोई किसी मैनेजमेंट टाइप का जो सलाह देता है, तो वो क्या करते हैं, अपने ज्ञान से सेवा देते हैं और उसका उनको क्या मिलता है, पेमेंट मिलता है। तो ये क्या है, अर्थव्यवस्था का चतुर्थ क्षेत्र है। किसी भी चीज़ के सलाहकार, एडवाइजर होना, है ना, जैसे टैक्स एडवाइजर है तो कर सलाहकार हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, बैंकर्स हैं, टीचर्स हैं, ये अपनी नॉलेज के द्वारा क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं। तो इसको रखते हैं हम अर्थव्यवस्था के फोर्थ सेक्टर में। तो अर्थव्यवस्था के फोर्थ सेक्टर में किन चीज़ों को रखा जाता है, दो वर्ड आप याद कर लीजिए, नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, यानी ज्ञान और सूचना पर आधारित सेवाएं प्रदान की जाती हैं। आपके पास ज्ञान है, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, तो आप उससे क्या घर बैठे ही पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि उसी सेवा के लिए आपको क्या किया जाएगा, पेमेंट किया जाएगा। तो ज्ञान और सूचना पर आधारित सेवाओं का क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, चतुर्थ क्षेत्र होता है, फोर्थ सेक्टर होता है। ओके, इसमें एजुकेशन आती है आपकी, विभिन्न कोचिंग्स हो गए, इंस्टीट्यूट हो गए, ये क्या है, ज्ञान के आधार पर ही तो पैसा कमा रहे हैं। पब्लिक सेक्टर आ जाता है, कोई भी लोक क्षेत्र है ना, जिसमें सूचना प्रदान की जाती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी खोज, अनुसंधान, विकास का जो क्षेत्र है वो भी क्या है, एक नॉलेज और सूचना पर आधारित क्षेत्र है। तो चौथे क्षेत्र में, फोर्थ सेक्टर में, एजुकेशन को, पब्लिक सेक्टर को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को शामिल किया जाता है, जो कि ज्ञान और सूचना पर आधारित क्षेत्र है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे पांचवा क्षेत्र। पांचवा क्षेत्र जो रहता है अर्थव्यवस्था का, वो डिसीजन पर निर्धारित होता है, यानी निर्णय निर्धारण। उसमें ऐसे लोग शामिल किए जाते हैं जो क्या, अर्थव्यवस्था, देश की कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं, नए पुराने आइडिया को पुनः विन्यास कर इनोवेशन का काम करते हैं। यानी डिसीजन मेकिंग और इनोवेशन का जो क्षेत्र है वो है अर्थव्यवस्था का पांचवा क्षेत्र। इसमें साइंटिस्ट आ जाते हैं हमारे, लीगल कंसल्टेंट और ब्यूरोक्रेट्स, जो प्रशासक होते हैं ना, ब्यूरोक्रेट्स है ना, उनको भी पांचवें क्षेत्र में शामिल किया जाता है। जैसे हम और आप, बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको अर्थव्यवस्था के पांचवें क्षेत्र में शामिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो देश के लिए एक डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं, बड़े बड़े निर्णय लेने का कार्य करते हैं, इनोवेशन का कार्य करते हैं।
किसी भी क्षेत्र में ये नई नई योजना है उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे अर्थव्यवस्था का अधिक विकास करना है, लोगों तक कैसे सर्विसेज पहुंचानी है, ये उनके आइडियाज़ होते हैं, खुद का उनका इनोवेशन होता है। इसलिए उनको क्या है 5वें क्षेत्र में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। चाहे वो वैज्ञानिक हों, चाहे वो वैदिक सलाहकार हों या फिर ब्यूरोक्रेट्स हों, उनको क्या है 5वें क्षेत्र में शामिल किया जाता है, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग और इनोवेशन का कार्य करते हैं। देश में निर्णय निर्धारण और नवाचारी गतिविधियों को बढ़ाने वाला जो क्षेत्र है वो अर्थव्यवस्था का 5वां क्षेत्र है। समझ में आया आपको? तो हमने कितने क्षेत्रों के बारे में जाना? हमने अर्थव्यवस्था के 5 क्षेत्रों के बारे में जाना, जिसमें पहले क्षेत्र में हमने वो गतिविधियों को पढ़ा था जो कि प्राकृतिक रूप से संपन्न की जाती, चाहे वो कृषि करना हो, चाहे वो मछली पालन करना हो, चाहे वो वनीकरण को बढ़ाना हो या खनिज खनन गतिविधियां हो। ओके। दूसरे सेक्टर में हमने क्या जाना था कि जो प्राथमिक यानी प्राइमरी सेक्टर होता है उसमें जो हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं, फिर उनको क्या करते हैं हम अन्य कई रूपों में क्या करते हैं, प्रोसेस करके उनके रूपों को बदल देते हैं। जैसे गेहूं के द्वारा फिर हम बेकरी प्रोडक्ट बनाते हैं, चाहे वो टोस्ट हो गए या ब्रेड हो गए या बिस्किट हो गए। ठीक है। टमाटर आया, टमाटर से हमने सॉस बनाया, आलू आया, आलू से हमने चिप्स बनाया। तो ये क्या है आए तो ये प्राइमरी सेक्टर से उत्पाद हैं, उनको हमने क्या किया, प्रोसेस्ड करके सेकेंडरी सेक्टर में खाने योग्य बना दिया। तो इसके लिए इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में रखते हैं। यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज हमको प्राप्त हुए थे प्राइमरी सेक्टर से, उसको परिवर्तित करके द्वितीय सेक्टर में क्या है, हम खाने योग्य उपयोग योग्य चीज़ों में बदल देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन गतिविधियों को क्या है इसमें शामिल किया जाता है। थर्ड सेक्टर जो रहता है उसमें सर्विसेज आती हैं, चाहे वो टूरिज्म सर्विसेज हो, बैंकिंग सर्विसेज हो, IT सर्विसेज हो, रिटेल सर्विसेज हो, फाइनेंशियल सर्विसेज, सारी सर्विसेज को इसमें शामिल किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी रेस्टोरेंट में चाय पीने जाते, खाना खाने जाते, कैफ़े में जाते, ये सारी सर्विसेज है। किसी पार्क में घूमने जाते हैं, है ना, चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं, तो क्या ये सर्विसेज ही तो हैं, उसके बदले आप पे करते हैं ना उनको। तो इसको हम कहते हैं थर्ड सेक्टर में इसको रखा जाता है। फोर्थ सेक्टर में आती हैं आपकी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आधारित गतिविधियाँ, यानी आपके पास जो भी नॉलेज है, जो भी सूचना है, उसके आधार पर लोगों को आप सुविधाएं सेवाएं प्रदान कराएं उसको, और उसके आधार पर लोग आपको क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। यानी ज्ञान और सूचना प्रदान करने का जो क्षेत्र है, यानी उसके आधार पर जो सर्विसेज आप डिलीवर कर रहे हैं उसके लिए आपको जो पे किया जाता है उसे बोलते हैं अर्थव्यवस्था का फोर्थ सेक्टर। चाहे वो एजुकेशन हो गया हो, पब्लिक सेक्टर या रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन सारी गतिविधियों को फोर्थ सेक्टर में शामिल करते हैं। तो प्राइमरी गतिविधियों में क्या था, नेचुरल रिसोर्सेज पर आधारित इकोनॉमिक एक्टिविटीज शामिल की जा रही थी। सेकेंडरी सेक्टर में क्या था, प्राइमरी सेक्टर से हमको जो उत्पाद मिले थे उनको क्या कर रहे थे, हम ह्यूमन के लिए यूजफुल बना रहे थे, है ना। जैसे हमने एग्जाम्पल से बताया आपको, टोस्ट, ब्रेड, सॉस, चिप्स बनाना, कंस्ट्रक्शन गतिविधियाँ, भवन निर्माण, है ना, ये सारी चीज़ें उसमें आ रही थी। थर्ड सेक्टर में हमने देखा सर्विसेज के बारे में, चाहे वो ट्रांसपोर्ट सर्विस हो, ट्रेड सर्विस हो, इंफॉर्मेशन सर्विस हो, बैंकिंग सर्विस हो, है ना, टूरिज्म सर्विस हो। तो थर्ड सेक्टर में सारी सर्विसेज आ रही थी। फोर्थ सेक्टर में हमने जाना कि नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पर आधारित क्षेत्र में जो सेवाएं दी जाती हैं वो फोर्थ सेक्टर में शामिल की जाती हैं। एजुकेशन हो गया, पब्लिक सेक्टर हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया। फिर हमने 5वें क्षेत्र को देखा। 5वें क्षेत्र में डिसीजन मेकिंग और इनोवेटिव गतिविधियों को शामिल किया जाता है। यानी आप देश के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के लिए क्या डिसीजन लेते हैं, किस प्रकार लेते हैं। यानी इसमें उच्च पदों पर पदस्थ वो लोग आते हैं जो देश के निर्णय निर्माण में बड़े बड़े डिसीजंस को लेते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ को सरकार के सामने रखते हैं कि इस तरीके से देश को चलाइए, इस तरीके से इस योजना को आप इम्प्लीमेंट कीजिए, इस तरीके से लोगों को ये सर्विसेज दीजिए, इस तरीके से ये डिसीजन लीजिए, चाहे वो विमुद्रीकरण का हो या किसी देश से संबंध बनाने का हो। तो जो उच्च पदस्थ जो हमारे पदाधिकारी होते हैं उनके द्वारा इन गतिविधियों को क्या किया जाता है, संपन्न किया जाता है, चाहे फिर वो डिसीजन मेकिंग की हो या फिर पुरानी आइडिया को इनोवेटिव रूप से इम्प्लीमेंट करना हो। इनमें हमारे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, लीगल कंसल्टेंट यानी वैदिक सलाहकार जो कानूनी रूप से सलाह देते हैं सरकार को, और ब्यूरोक्रेट्स को शामिल किया जाता है। आई होप आपको आज का लेक्चर बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए हम इसको यहीं समाप्त करते हैं।
अगले लेक्चर के साथ हम बहुत जल्दी हाजिर होंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन को हमेशा सकारात्मक रूप से लेकर चलें। आप ही अपने जीवन के कर्णधार हैं, कोई और नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। गुड लक, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।